कहानी हमें साल 1950 में लेकर जाती है। उस समय कोरिया पर जापानी शासन स्थापित हो चुका था और जापानी सेना स्थानीय कोरियन शिकारियों की मदद से जंगलों में रहने वाले बाघों और दूसरे जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार कर रही थी। उनका मकसद इन जानवरों की कीमती खालों को बेचकर भारी मुनाफा कमाना था। इसी दौरान हम एक अनुभवी कोरियन शिकारी से मिलते हैं जिसका नाम लोशियन है। वह अपने बेटे सियोक के साथ पहाड़ों के घने जंगलों में शिकार के लिए निकला हुआ है। लोशियन को अपने हुनर पर पूरा भरोसा है और वह चाहता है कि उसका बेटा भी एक दिन उसकी तरह एक बेहतरीन शिकारी बने। यही वजह है कि वह अक्सर सियोक को जंगलों में लेकर जाता है ताकि उसे शिकार की बारीकियां सिखा सके। उसी जंगल के एक दूसरे हिस्से में एक बाघिन अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। वह उन्हें इंसानों और शिकारियों से बचाकर एक सुरक्षित गुफा में पाल रही होती है। दिन धीरे धीरे ढल जाता है और अंधेरा फैलने लगता है। इसके बाद लोशियन अपने बेटे के साथ वापस घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी दोनों के लिए खाना बनाने में लग जाती है ताकि वे पूरे दिन की थकान के बाद आराम से भोजन कर सके। अगली सुबह लोशियन फिर जल्दी उठता है और शिकार के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। जाते समय वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह जल्द लौट आएगा। जंगल में पहुंचने के कुछ समय बाद उसे बर्फ पर खून के धब्बे और किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर वह सतर्क हो जाता है और हवा में एक गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनते ही कोई जानवर तेजी से झाड़ियों के बीच भागने लगता है। लोशियन तुरंत एक पेड़ की ओट ले लेता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। कुछ ही पलों बाद वह देखता है कि उसके सामने एक विशालकाय बाघ मौजूद है जो अपने शिकार को खा रहा है। जैसे ही बाघ की नजर लोशियन पर पड़ती है वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। खतरे को समझते हुए लोशियन बिना समय गंवाए अपनी बंदूक से फायर कर देता है। इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे बढ़ती है और हम साल 1922 में पहुंच जाते हैं। अब एक जापानी सैन्य अधिकारी जनरल लूक अपने दफ्तर में बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी कुछ सैनिक उसके सामने एक बाघ की खाल लेकर आते हैं। खाल को देखते ही जनरल नाराज हो जाता है और कहता है कि यह किसी छोटे बाघ की खाल है जिसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। वह आदेश देता है कि इसे गवर्नर के पास भेज दिया जाए। सैनिकों के जाने के बाद जनरल लूक अपने पास खड़े मेजर को एक रिपोर्ट दिखाता है। वह बताता है कि कुछ समय पहले कई सैनिक पहाड़ों के रास्ते दुश्मनों का पीछा करने गए थे, लेकिन बाद में उनकी लाशें बुरी तरह क्षत विक्षत हालत में मिली। जनरल का मानना होता है कि इन मौतों के पीछे वही रहस्यमयी टाइगर किंग है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में होती है। इसलिए वह मेजर को आदेश देता है कि जल्द से जल्द शिकारियों की एक मजबूत टीम तैयार की जाए और उस खूंखार बाघ का शिकार किया जाए। मेजर आत्मविश्वास से जवाब देता है कि इस बार वह टाइगर किंग की खाल जरूर उनके सामने लाकर रखेगा। कुछ ही समय बाद शिकारियों की एक टीम जंगल की ओर रवाना होती है। इस टीम का नेतृत्व मैथाई नाम का शिकारी कर रहा होता है। उसके साथ उसका साथी जोको और कई अन्य शिकारी भी मौजूद होते हैं। वे जंगल में मिली लाशों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी मैथाई को जमीन पर बाघ के ताजा पदचिन्ह दिखाई देते हैं। वह तुरंत अपने साथियों को आदेश देता है कि उस इलाके में जाल बिछा दिए जाएं ताकि बाघ दोबारा लौटे तो उसे आसानी से पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ मेजर लोशियन को अपने कार्यालय में बुलाता है। मुलाकात के दौरान वह उससे कहता है कि उसे टाइगर किंग के शिकार में मदद करनी होगी, लेकिन लोशियन साफ शब्दों में मना कर देता है। वह बताता है कि उसने कई साल पहले शिकार करना छोड़ दिया था और अब वह केवल जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है। इतना ही नहीं, वह मेजर को चेतावनी भी देता है कि पहाड़ों के उस राजा का पीछा करने का विचार छोड़ देना ही बेहतर होगा। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। कार्यालय के बाहर उसका बेटा सियोक उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही लोशियन बाहर आता है, सियोक उससे पूछता है कि आखिर उसने शिकार करना क्यों छोड़ दिया। वह यह भी कहता है कि अब वह खुद भी जंगल में जाकर शिकार करना चाहता है, लेकिन यह सुनते ही लोशियन नाराज हो जाता है और उसे सख्त लहजे में दोबारा ऐसी बात न करने की चेतावनी देता है। अगले दिन मैथाई के लगाए हुए जाल में वही बाघिन फंस जाती है जो अपने बच्चों के साथ रहती थी। क्रूरता की हद पार करते हुए मैथाई उसके दोनों बच्चों को उसी के सामने मार डालता है। अपने बच्चों की मौत देखकर बाघिन बुरी तरह बेकाबू हो जाती है और गुस्से में मैथाई पर टूट पड़ती है, मगर मैथाई तेजी से अपनी बंदूक उठाता है और एक ही गोली में बाघिन को भी मार गिराता है। उसी समय गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। दूर कहीं मौजूद एक विशाल बाघ यह आवाज सुनकर तेजी से उस दिशा में दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद वह वहां पहुंचता है जहां शिकारी बाघिन और उसके बच्चों की लाशें लेकर लौट रहे होते हैं। यह कोई साधारण बाघ नहीं बल्कि पहाड़ों का असली राजा टाइगर किंग होता है। अपनी साथी और बच्चों को मृत अवस्था में देखकर उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा भर जाता है और यहीं से एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत होती है जो आगे चलकर पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाली होती है। लेकिन जब तक टाइगर किंग वहां पहुंचता तब तक काफी देर हो चुकी होती है। शिकारी बाघिन और उसके दोनों बच्चों की लाशें लेकर जंगल से बहुत दूर जा चुके होते हैं। अपनी फैमिली को खो देने के दर्द में टाइगर किंग ऐसी भयानक दहाड़ लगाता है कि पूरे जंगल में उसकी गूंज सुनाई देने लगती है और आसपास का माहौल कांप उठता है। कुछ समय बाद मारी गई बाघिन और उसके बच्चों की लाशों को गांव के बीचों बीच रखा जाता है ताकि शिकारियों को इनाम मिल सके। इसके बाद मैथाई मेजर से मिलता है और उसे बताता है कि उनकी पूरी कोशिश के बावजूद टाइगर किंग हाथ नहीं आया। वह सामान्य जानवरों की तरह नहीं है। उसकी ताकत, चालाकी और रफ्तार के सामने टिकना आसान नहीं है। मेजर यह सुनकर कहता है कि अब उन्हें सिर्फ एक इंसान मदद कर सकता है और वह है लोशियन।
लेकिन परेशानी यह है कि लोशियन किसी भी कीमत पर शिकार के लिए तैयार नहीं हो रहा। तब मैथाई मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास एक तरीका है और अब आगे की जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी जाए। उसी रात सियोक की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। यह देखकर लोशियन जंगल से लाई गई जड़ी बूटियों से दवा बनाता है और अपने बेटे को पिला देता है। यही पता चलता है कि अब लोशियन और सियोक अकेले रहते हैं और उसकी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। कुछ ही देर में सियोक की हालत बेहतर हो जाती है और वह चुपचाप गांव की लड़की मीना से मिलने निकल पड़ता है। बातचीत के दौरान मीना उसे बताती है कि जल्द ही उसका परिवार गांव छोड़कर शहर में बसने वाला है। यह सुनकर सियोक उदास हो जाता है। वह मीना से वादा करता है कि एक दिन वह भी शहर पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। दूसरी ओर जनरल लूक अपने दफ्तर में मेजर को बुलाकर टाइगर किंग के बारे में जानकारी मांगता है। जवाब में मेजर बताता है कि शिकारियों के अनुसार उस विशाल बाघ का वजन 500 किलो से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, वह एक आंख से ठीक तरह देख भी नहीं पाता। मेजर को विश्वास होता है कि अब उसका अंत ज्यादा दूर नहीं है। यह बात सुनकर जनरल लूक और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वह कहता है कि इतनी दुर्लभ शिकार को किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता, इसलिए वह गांव में अतिरिक्त सैनिक भेजने का आदेश देता है। अगले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में सैनिक उस इलाके में पहुंचने लगते हैं। यह सब देखकर लोशियन समझ जाता है कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ने वाले हैं। उधर मैथाई अपने नए प्लान पर काम शुरू कर देता है। वह मरे हुए शावक की लाश लेकर जंगल के एक हिस्से में पहुंचता है। वहां वह एक बड़ा जाल बिछाता है और उसके बीच में उस बच्चे की लाश रख देता है ताकि उसकी गंध सुनकर टाइगर किंग वहां आ जाए और फंस जाए। इसके बाद मैथाई अपने साथी जोको से कहता है कि वे पूरी रात वहीं रुककर इंतजार करेंगे, इसलिए जाल से कुछ दूरी पर कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसी दौरान पहली बार हमें टाइगर किंग दिखाई देता है, जो घने पेड़ों के पीछे छिपकर शिकारियों की हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है और ठंड बढ़ जाती है। सभी शिकारी आग के आसपास बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक शिकारी जोको से पूछता है कि क्या यह सच है कि मैथाई का भाई टाइगर किंग के हाथों मारा गया था और उसके चेहरे का बड़ा जख्म भी उसी बाघ की देन है। जोको गंभीर आवाज में जवाब देता है कि यह बात पूरी तरह सच है। वह बाघ सालों से उन्हें मात देता आया है और आज तक कोई उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। इसी बीच अचानक मैथाई को जाल वाली दिशा से आवाज सुनाई देती है। सभी लोग तुरंत हथियार उठाकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन पास जाकर देखते हैं कि उनके जाल में टाइगर किंग नहीं बल्कि कुछ भेड़िए फंसे हुए हैं। असल में टाइगर किंग पहले ही वहां पहुंच चुका था। वह अपने बच्चे की लाश लेकर चुपचाप वहां से निकल गया था और शिकारियों को भनक तक नहीं लगी। यह देखकर मैथाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से में एक भेड़िए को गोली मार देता है। दूसरी तरफ टाइगर किंग अपने बच्चे के शव को लेकर वापस अपनी गुफा में पहुंचता है। वहां वह लंबे समय तक उसके पास बैठा रहता है, मानो अपने खोए हुए परिवार को आखिरी बार महसूस कर रहा हो। अगली सुबह मैथाई, जोको और बाकी शिकारी फिर से लोशियन के घर पहुंचते हैं। उनका मकसद किसी भी तरह उसे अपने साथ शिकार पर ले जाना होता है। तभी बाहर बैठे सियोक की नजर शिकारियों पर पड़ती है और वह उनसे पूछता है कि क्या भेड़ियों का शिकार करने पर भी पैसे मिलते हैं। शिकारी जवाब देते हैं कि जंगल के लगभग हर जानवर के शिकार पर इनाम मिलता है, लेकिन अगर कोई टाइगर किंग को मार दे तो उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि वह शहर में घर खरीद सकता है और आराम की जिंदगी जी सकता है। यह सुनते ही सियोक के मन में नए सपने जागने लगते हैं। तभी एक शिकारी उससे पूछता है कि क्या उसे बंदूक चलानी आती है। सियोक गर्व से जवाब देता है कि वह एक शिकारी का बेटा है और बचपन से हथियार संभालना जानता है। इस बीच मैथाई फिर से लोशियन को मनाने की कोशिश करता है। वह उसे भारी इनाम और सम्मान का लालच देता है, लेकिन लोशियन का फैसला नहीं बदलता। वह साफ कहता है कि जल्द ही बर्फबारी शुरू होने वाली है और ऐसे समय में टाइगर किंग का पीछा करना मौत को दावत देने जैसा होगा। जब सारी बातें बेकार हो जाती हैं तो मैथाई आखिरी दांव खेलता है। वह लोशियन को याद दिलाता है कि उसकी पत्नी की मौत के पीछे भी वही खतरनाक बाघ था। यह सुनते ही लोशियन का चेहरा बदल जाता है और वह गुस्से में मैथाई को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहता है। मैथाई जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वह सियोक की तरफ देखकर एक ऐसी बात कहता है जो उसके मन में कई सवाल पैदा कर देती है। वह कहता है कि एक दिन उसे अपनी माँ की मौत का असली सच जरूर पता चलना चाहिए। उधर टाइगर किंग अपनी साथी और बच्चों की मौत का बदला लेने की ठान चुका होता है। वहीं घर में बैठे लोशियन को अचानक अतीत की एक दर्दनाक घटना याद आने लगती है। फ्लैशबैक में वह जोको और कुछ दूसरे शिकारियों के साथ जंगल के बीचों बीच दौड़ रहा होता है। चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ है और उसके कई साथी मृत पड़े दिखाई देते हैं। इसी दौरान वह देखता है कि मैथाई का भाई मारा जा चुका है, जबकि मैथाई खुद गंभीर रूप से घायल हालत में जमीन पर पड़ा है। लोशियन तुरंत उसके पास पहुंचता है। तब मैथाई उसे बताता है कि यह सब टाइगर किंग का किया हुआ है और अब वह सीधे उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। यह सुनते ही लोशियन घबराकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसे अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। बिना कुछ सोचे वह उसी दिशा में गोली चला देता है, मगर उसी समय असली टाइगर उसके पीछे मौजूद होता है। यानी जिस पर उसने गोली चलाई थी वह टाइगर नहीं बल्कि कोई और था। कुछ क्षण बाद जब टाइगर वहां से चला जाता है तो लोशियन की आंखें फटी रह जाती हैं।
उसकी गोली गलती से उसकी अपनी पत्नी को लग चुकी होती है और वह अपनी जान गंवा देती है। यही वह हादसा था जिसके बाद लोशन ने हमेशा के लिए शिकार छोड़ने का फैसला कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और अगली सुबह लोशन अपने बेटे सियोक के साथ जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने निकलता है। वहां सियोक फिर से टाइगर किंग के शिकार की बात छेड़ देता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे उस खतरनाक बाघ का शिकार कर लें तो उन्हें इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि वे आराम से शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह बात सुनते ही लोशियन भड़क उठता है। वह सियोक को डांटते हुए ऐसी बातें दोबारा न करने के लिए कहता है। बावजूद इसके सियोक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार गुस्से में आकर लोशियन उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अपमानित महसूस करते हुए सियोक वहां से चला जाता है और सीधे मेजर के दफ्तर पहुंचता है, जहां वह खुद को शिकारी दल में शामिल करवा देता है। संयोग से वहां मेथाई भी मौजूद होता है। सियोक को देखकर मेजर खुश हो जाता है और उसे एक सैनिक की बंदूक उपहार में देते हुए कहता है कि अब वह भी असली शिकारियों की तरह शिकार करेगा। बंदूक पाकर सियोक बेहद खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मेजर मुस्कुराते हुए मेथाई से कहता है कि जब बेटा खुद आ गया है तो बाप को भी जल्द ही आना पड़ेगा। फिर वह बताता है कि सियोक को टाइगर किंग की गुफा का स्थान पता है और बहुत जल्द वह खूंखार जानवर उनके कब्जे में होगा। यह सुनकर मेथाई गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ समय बाद शिकारियों की एक बड़ी टुकड़ी जंगल में प्रवेश करती है। रास्ते में जोको मेथाई से कहता है कि किसी भी तरह सियोक को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है और इतने खतरनाक शिकार के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेथाई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि उसने सियोक को यहाँ बुलाया नहीं है। इसके बाद जोको खुद सियोक के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह बाकी शोर मचाने वाले शिकारियों के साथ रहे, क्योंकि टाइगर किंग का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। इस बार सियोक उसकी सलाह मान लेता है और दूसरी टोली के साथ आगे बढ़ जाता है। इसी बीच पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा जनरल लूक पूरे अभियान पर नजर रख रहा होता है। मौसम तेजी से बदलने लगता है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लोशियन अपने घर लौटता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सियोक घर में नहीं है। तभी उसे बेटे की सारी बातें याद आ जाती हैं और वह समझ जाता है कि सियोक जरूर शिकारियों के साथ निकल चुका है। यह सोचकर लोशियन तुरंत जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। उधर शिकारियों का दल भी जंगल के और भीतर पहुंच चुका होता है। वहीं मेथाई और जोको एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर टाइगर किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। इस बार मेथाई एक और क्रूर चाल चलता है। वह टाइगर के मरे हुए बच्चे के शव को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि टाइगर किंग को जाल में फंसाया जा सके। कुछ ही देर बाद अपने बच्चे की गंध पाकर टाइगर किंग अपनी गुफा से निकल पड़ता है। उसी समय लोशियन भी अपने बेटे को ढूंढते हुए जंगल में तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। अचानक सभी शिकारी एक जगह रुक जाते हैं। उनके सामने एक विशाल चट्टान पर टाइगर किंग दिखाई देता है। उसका आकार इतना बड़ा और डरावना होता है कि सभी शिकारी सहम जाते हैं। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही टाइगर किंग बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। कुछ ही पलों में कई शिकारी उसकी ताकत का शिकार बन जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। दूर मौजूद मेथाई भी उसकी दहाड़ सुनकर उस दिशा में दौड़ पड़ता है। उधर सियोक अपनी आंखों के सामने यह भयावह दृश्य देख रहा होता है। तभी अचानक टाइगर किंग एक पेड़ के पीछे से निकलकर उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। सियोक डर के मारे जड़ हो जाता है और उसकी सांसें थम सी जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि टाइगर किंग उसे नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ जाता है। उसी वक्त पीछे खड़ा एक सैनिक टाइगर पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही टाइगर किंग पलटकर उसकी ओर झपटता है। घबराया हुआ सियोक भी अपनी बंदूक से फायर कर देता है। कुछ देर बाद मेथाई, जोको और बाकी शिकारी वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं और टाइगर किंग वहां से गायब हो चुका है। तभी किसी का हाथ मेथाई के पैर को पकड़ लेता है। वह सियोक होता है, जो बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा होता है। कमजोर आवाज में सियोक उससे मदद मांगता है। इस पर मेथाई उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही लोशियन को लेकर वापस आएगा। तब तक उसे हिम्मत रखनी होगी और वहीं इंतजार करना होगा। यह कहकर मेथाई घायल सियोक को वहीं छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर टाइगर किंग भी गंभीर रूप से घायल हालत में अपने मरे हुए बच्चे के पास पहुंचता है। फिर वह कुछ उसके पास रुकता है और फिर उसकी लाश को अपने साथ लेकर जंगल की गहराइयों में चला जाता है। कुछ समय बाद मेथाई उस जगह पहुंचता है जहां उसने पहले जाल बिछाया था, लेकिन तब तक टाइगर किंग वहां से जा चुका होता है। जमीन पर फैले ताजा खून के निशानों को देखकर वह समझ जाता है कि इस बार टाइगर बुरी तरह घायल हुआ है। तभी जोको उससे पूछता है कि सियोक कहाँ है और क्या उसने उसे कहीं देखा है, मगर मेथाई सच छिपाते हुए झूठ बोल देता है कि उसे सियोक का कोई पता नहीं चला। यह सुनते ही जोको बेचैन हो उठता है और अकेले ही जंगल में उसकी तलाश करने निकल पड़ता है। धीरे धीरे रात गहरा जाती है। जंगल में बिखरी शिकारियों की लाशों के आसपास जंगली भेड़िए मंडराने लगते हैं। तभी जोको वहां पहुंचकर उन्हें भगा देता है और सियोक को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है। तलाश के दौरान उसे सियोक की बंदूक तो मिल जाती है, लेकिन सियोक कहीं दिखाई नहीं देता। उधर भेड़ियों का एक झुंड किसी घायल इंसान को घसीटते हुए अपनी मांद की तरफ ले जा रहा होता है। वह और कोई नहीं बल्कि सियोक होता है, जिसकी सांसें अभी बाकी होती हैं। भेड़िए उसे बुरी तरह नोच रहे होते हैं और वह दर्द से तड़प रहा होता है। अपनी मौत को सामने देखकर भी वह कुछ नहीं कर पाता।
दूसरी तरफ जब जोको को सियोक का कोई सुराग नहीं मिलता तो वह गुस्से में मेथाई से भिड़ जाता है। तभी वहां लोशियन भी पहुंच जाता है। वह बेचैनी से मेथाई से अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसी समय जंगल में भेड़िए सियोक पर हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक टाइगर किंग वहां पहुंच जाता है। वह भेड़ियों पर टूट पड़ता है और उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद वह घायल सियोक के पास आकर शांत बैठ जाता है। सियोक आखिरी बार उसकी ओर देखता है और वहीं दम तोड़ देता है। टाइगर किंग उसकी लाश के पास उसी तरह बैठा रहता है जैसे कोई पिता अपने बच्चे के पास बैठता है। यह दृश्य बेहद भावुक होता है। अगली सुबह जंगल से लाई गई सभी लाशों को एक जगह जमा किया जाता है। जोको वहां मौजूद होता है, लेकिन सियोक की लाश न मिलने से वह और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मेथाई जनरल लूक से मिलने पहुंचता है। वह बताता है कि टाइगर किंग बुरी तरह घायल है और यही सही मौका है उसे खत्म करने का। इसलिए जल्द से जल्द पूरी हथियारबंद सेना जंगल में भेजी जानी चाहिए क्योंकि भारी बर्फबारी शुरू होने वाली है। मेजर इस फैसले का विरोध करता है। उसका मानना होता है कि अब और लोगों की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन जनरल लूक उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि पहाड़ों के राजा को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकना जरूरी है। इसके बाद वह मेथाई के साथ पूरी सैन्य टुकड़ी भेजने का आदेश दे देता है। उधर लोशियन अपने बेटे का कोई पता न मिलने पर टूट चुका होता है। वह मायूस होकर घर लौट आता है, लेकिन तभी उसके घर के सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके सामने टाइगर किंग खड़ा होता है और उसके पैरों के पास सियोक की लाश रखी होती है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर लोशियन बिखर जाता है। तभी उसे 10 साल पुरानी एक घटना याद आती है। उसे वह दिन याद आता है जब उसने जंगल में एक बाघिन को गोली मार दी थी। वही बाघिन अपने 2 बच्चों को छुपाकर पाल रही थी। उसकी मौत को उसके दोनों बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ देर बाद वहां मेथाई भी पहुंच गया था और उसने उन दोनों शावकों को मार डालने की बात कही थी, लेकिन लोशियन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि इन बच्चों का फैसला इंसान नहीं बल्कि प्रकृति करेगी। इसके बाद वह दोनों बच्चों को एक सुरक्षित गुफा में छोड़ आया था और कई दिनों तक चोरी छिपे उन्हें खाना भी पहुंचाता रहा। समय गुजरता गया। एक दिन भयंकर तूफान आया। जब तूफान के बाद लोशियन गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बच्चा मर चुका है जबकि दूसरा गायब है। वर्षों बाद आज उसके सामने वही बचा हुआ शावक टाइगर किंग बनकर खड़ा था। उसकी एक आंख खराब थी और अब वह जंगल का सबसे ताकतवर जीव बन चुका था। कुछ देर बाद टाइगर किंग सियोक की लाश वहीं छोड़कर वापस पहाड़ों की ओर चला जाता है। लोशियन अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ टाइगर किंग भी अपनी गुफा में पहुंचकर अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठ जाता है। उस पल दोनों ने अपने अपने बच्चों को खोया था और दोनों का दर्द एक जैसा था। अगली सुबह जापानी सेना की भारी हथियारों से लैस टुकड़ी गांव पहुंच जाती है। टाइगर किंग को खत्म करने के लिए पूरे जंगल में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती हैं। जैसे ही जनरल लूक संकेत देता है, हर तरफ धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। विस्फोटों से जंगल कांप उठता है और चारों ओर तबाही फैल जाती है। दूर अपनी गुफा में बैठा टाइगर किंग यह सब महसूस करता है। उसे समझ आ जाता है कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए पूरे जंगल को नष्ट करने पर उतारू है। वह अपने बच्चों की लाशों की ओर आखिरी बार देखता है और फिर गुफा से बाहर निकल आता है। बाहर पूरी सैन्य टुकड़ी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि अब शुरू होने वाली लड़ाई इतिहास बन जाएगी। एक भयानक दहाड़ के साथ टाइगर किंग जंगल में उतर आता है। उसकी आवाज सुनते ही पूरी आर्म्ड फोर्स सतर्क हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मेथाई अपने कुछ खास साथियों और जोको को लेकर पीछे हट जाता है। अगले ही पल टाइगर किंग सैनिकों पर टूट पड़ता है। धुएं और धमाकों की वजह से किसी को भी टाइगर साफ दिखाई नहीं देता। सैनिक घबराकर हर दिशा में फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे हालात और बिगड़ जाते हैं। टाइगर किंग और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और देखते ही देखते कई सैनिक उसकी ताकत का शिकार बन जाते हैं। पूरा जंगल चीखों से गूंज उठता है। यह सब देखकर जोको को सच्चाई समझ आ जाती है। वह मेथाई से कहता है कि उसने जानबूझकर सेना को यहाँ मरने के लिए भेजा ताकि टाइगर किंग कमजोर हो जाए और आखिर में वह अकेले उसका शिकार करके पूरा इनाम हासिल कर सके। मेथाई मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेता है और कहता है कि जीत आखिर उसी की होगी। इतना कहकर वह टाइगर किंग पर गोली चला देता है। गोली लगते ही टाइगर गिर जाता है। छिपे हुए शिकारी तुरंत बाहर आते हैं और उसे रस्सियों से बांध लेते हैं। मेथाई भी दौड़कर वहां पहुंच जाता है ताकि कोई दूसरा शिकारी इनाम ना ले जाए, लेकिन जैसे ही टाइगर किंग की नजर मेथाई पर पड़ती है उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह जबरदस्त ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेता है और सीधा मेथाई पर हमला कर देता है। मेथाई दूर जा गिरता है। बाकी शिकारी डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। मेथाई अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर किंग उसे मौका नहीं देता। वह उस पर लगातार वार करता है और कुछ ही पलों में मेथाई मौत के करीब पहुंच जाता है। इसके बाद टाइगर किंग किसी और पर हमला किए बिना वहां से चला जाता है। जोको उसके पास पहुंचता है। मेथाई टूटती सांसों में सिर्फ इतना कहता है कि वह हार गया। अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। मेथाई की मौत के बाद जनरल लूक खुद टाइगर किंग का शिकार करने का फैसला करता है। वह पूरी सेना को जंगल में कैंप लगाने का आदेश देता है।
उसी रात मेजर जोको से कहता है कि अब केवल लोशियन ही इस कहानी का अंत कर सकता है, इसलिए उसे हर हाल में यहाँ लाना होगा। दूसरी तरफ लोशियन अपने बेटे सियो की लाश के पास बैठा होता है। तभी उसे बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है। वह बाहर निकलता है और देखता है कि टाइगर किंग घायल हालत में उसके घर के सामने बैठा है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर लोशियन कहता है कि अब वह समझ चुका है कि टाइगर उससे क्या चाहता है। यह सुनते ही टाइगर किंग वापस जंगल की ओर चला जाता है। इसके बाद लोशियन अपनी पुरानी बंदूक उठाता है और पूरे घर को आग लगा देता है। सियोक की लाश भी उसी घर में जल जाती है। भारी दिल के साथ वह अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है और बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। उधर जनरल लूक को भी टाइगर किंग की गुफा का पता चल जाता है और वह पूरी सेना को पहाड़ों पर भेज देता है। वहीं टाइगर किंग भी अपने बच्चों को आखिरी बार देखकर गुफा से बाहर आ जाता है। उसे भी एहसास हो चुका होता है कि अंतिम लड़ाई का समय आ गया है। कठिन रास्तों को पार करते हुए लोशियन पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद टाइगर किंग भी वहां आ जाता है। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रहती है। फिर लोशियन उसकी बहादुरी को सलाम करता है और कहता है कि पहला बार वही करेगा क्योंकि वह पहले पहुंचा है। अगले ही पल टाइगर किंग उसकी तरफ दौड़ता है और लोशियन गोली चला देता है। गोली टाइगर को लगती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी जोको भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद टाइगर किंग हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत से लोशियन पर छलांग लगा देता है। इस टक्कर से दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे पहाड़ की ऊंचाई से नीचे खाई में गिर जाते हैं। जोको यह सब अपनी आंखों से देखता है। बाद में वह जनरल लूक को बताता है कि उसने आखिरी बार टाइगर किंग को पहाड़ की चोटी पर देखा था, जिसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि बर्फ से ढकी घाटी में लोशियन और टाइगर किंग दोनों की लाशें साथ पड़ी हैं। गिरती हुई बर्फ धीरे धीरे उन्हें अपने अंदर छिपा लेती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने दो महान योद्धाओं को एक साथ हमेशा के लिए सुला दिया हो। इसके बाद उनके अतीत की कुछ भावुक यादें दिखाई जाती हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।